हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फोर न्यू लेबर कोड्स। So first we will talk about the implementation of four new labor codes. Second we will talk about PDS. PDS is Public Distribution System. And third we will talk about Comet 3i Atlas. Comet 3i Atlas के बारे में बात करेंगे. तो these three topics we are going to talk about today. Comet 3i Atlas साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीडीएस से रिलेटेड डिस्कशंस हम करने वाले हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर न्यू लेबर कोड्स भी करने वाले हैं। जो भी आज आप कीवर्ड्स सीखते हो, व्हाट एवर न्यू कीवर्ड्स यू लर्न टुडे, प्लीज मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फोर न्यू लेबर कोड्स। फोर न्यू लेबर कोड्स, देखो अब हम जिस कंट्री में रहते हैं वो एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे यहाँ पे दो लेवल पे गवर्नमेंट चलती है, एक सेंटर लेवल पे चलती है और एक स्टेट लेवल पे चलती है। ठीक है, दोनों अपने अलग अलग लॉज बनाते रहते हैं। तो लेबर्स के लिए भी, लेबर के वेलफेयर्स के लिए, लेबर्स की छुट्टियों के लिए, लेबर्स के जो भी राइट्स होते हैं उनके लिए जो भी लॉज बना है, लेबर के रेगुलेशन के लिए जो लॉज बना है उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर कोड्स। और बहुत सारे ऐसे लॉ बने हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको फोर कोड्स में क्लासिफाई कर दिया है जिसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। टोटल 29 फ्रैगमेंटेड सेंट्रल लेबर लॉज थे। फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारे लेबर लॉज थे जिसको कोडिफाई करके सिर्फ फोर कोड के अंदर ले आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर कोड में एक कोड होगा वेजेस पे, जिसमें सिर्फ सैलरी वगैरह की बात की जाएगी। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो लेबर है, लेबर का इंडस्ट्रीज के साथ कैसा रिलेशन होगा, कब वो छुट्टी ले पाएंगे, किस तरह से फिर उनका रिट्रेंचमेंट वगैरह होगा, कब वो स्ट्राइक कर पाएंगे, उनके ऊपर होगा। थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनका पेंशन, ग्रेचुइटी, ठीक है, लीव, इन सब चीज़ों के ऊपर आ जाएगा। लीव नहीं मतलब पेंशन और पैसे रुपए से रिलेटेड आ जाएगा। एंड थर्ड इज OSH, किस तरह से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वहाँ पे रहने वाली है, ऑक्यूपेशन जैसे वो करते हैं किस तरह से सेफ्टी कोड्स फॉलो होता है उसके ऊपर। लेबर इज अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल। अब कंकरेंट लिस्ट होने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ उस पर लॉ बना सकती हैं। और ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? और ये जो टॉपिक्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? सेवन शेड्यूल के अंदर होते हैं। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम रूल्स। दिस इज वाई द इम्प्लीमेंटेशन वाज डिलेड। इस ये एक बहुत बड़ा वजह है कि ये फोर लेबर कोड्स ऑलमोस्ट 2029 2022 20 तक बन गए थे बट अभी तक डिलेड है। अब लेबर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या प्रोविजन दिया गया है? बहुत सारे प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन को हम पढ़ लेते हैं जो डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। आर्टिकल 43, सिक्योर अ लिविंग वेज। तो आर्टिकल 43 ये बोलता है कि लिविंग वेज सिक्योर करना ज़रूरी है। किसके लिए? हमारे लेबर्स के लिए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? डिसेंट। एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए किसके पास? वर्कर्स के पास। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज क्या है? छुट्टियाँ उट्टियाँ है ना, फेस्टिवल्स वगैरह में इंजॉय कर पाए। आर्टिकल 39 क्लॉज डी, विमेन और मेन दोनों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। आर्टिकल 42, ह्यूमेन कंडीशन, है ना, कि अगर काम किया जा रहा है तो कंडीशन ह्यूमेन हो, जस्ट हो, कंडीशन ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे काम हो ही नहीं पाए। और साथ में विमेन के लिए मैटरनिटी रिलीफ की बात बोलता है। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है और ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है। तो ये कुछ डायरेक्टली सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन लॉ है, जिसमें एक ये तो फंडामेंटल राइट्स ही है, तो इसको तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, है ना। फोर्स्ड लेबर कोई नहीं करवा सकता। और ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर लॉज बनाए। तो जैसे मैटरनिटी रिलीफ के ऊपर लॉ बन चुका है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के ऊपर भी लॉ बन चुका है। बहुत सारा लॉ इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। 40 से ज़्यादा सेंट्रल लॉ चल रहे थे और अलग अलग स्टेट्स में 100 से ज़्यादा स्टेट लॉ चल रहे थे। तो अगर बहुत सारे जब लॉ चलते हैं
तो अलग अलग लॉ के हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लायंस होता है, और जो भी कंपनियां होती हैं, कंपनियां, इंडस्ट्रियां, ये सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है, सारा कॉम्प्लायंस फॉलो करना पड़ता है। लीगल मैटर बहुत बड़ा हो जाता है, कंप्लायंस बर्डन बहुत बड़ा हो जाता है, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। तो 2002 में नेशनल कमीशन और लेबर बना था, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, जिसको रविंदर वर्मा ने हेड किया था। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ये जितने भी लेबर लॉज बने हैं उनको ब्रॉड कैटेगरीज में डाल देना चाहिए, है ना, 40 सेंट्रल लॉज जो भी हैं। और इसी के बिहाफ पे रिसेंटली लास्ट 4-5 ईयर्स पहले 4 कोड्स में डाल दिया गया, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मतलब एक में सिर्फ वेजेस की बात होगी, एक में इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात होगी, एक में सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, और एक में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात होगी। तो 4 तरह के लेबर कोड्स बना दिए गए। गिग इकोनॉमी को इंक्लूड किया गया। अब पहले जो भी लेबर कोड्स बने हैं, वहां जोमेटो स्विगी तो पहले होता नहीं था, उबर होता नहीं था, तो ये जो वर्कर्स हैं इनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स या गिग वर्कर बोला जाता है। क्योंकि एक जोमेटो की 2 डिलीवरी करेंगे तो 2 डिलीवरी के हिसाब से इनको 25-50 मिल जाएगा, नहीं डिलीवरी करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक एक तरह से इनको गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर बोला जाता है। अब इनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान होगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन, इंश्योरेंस, ये भी आएगा। जो एग्रीगेटर्स हैं, जोमेटो कंपनी, स्विगी कंपनी, उबर कंपनी, वो भी अपने टर्नओवर का जितना उनका एनुअल टर्नओवर होगा उनका 1 to 2% इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगी, सो दैट कि कोई भी एक्सीडेंट के टाइम पे या कोई भी बुढ़ापे के टाइम पे जो ये एग्रीगेटर्स हैं, जो आपको खाना पहुंचाते हैं, जो आपको उबर और ओला वाले लोग हैं, उन तक ये पैसे पहुंच पाए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट formalized in the codes. Fixed term employment worker will get benefit, gratuity, leave, है ना, equivalent to permanent staff after just 1 year of service. 1 year of service के बाद, पहले ये चीज 5 साल था, अब 1 year of service के बाद भी ग्रेचुइटी, लीव, ये सब चीजें मिल पाएंगी। जेंडर पेरिटी, women are now permitted to work in night shift and hazardous sector subject to their consent and safety. अगर सेफ्टी प्रोवाइडेड है और वो कंसेंट देती हैं तो वुमेन नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। तमिलनाडु ने ये करके दिखाया है। तमिलनाडु ने बहुत अच्छा सेफ्टी प्रोविजंस दिखाया है, और साथ साथ नाइट शिफ्ट को भी अलाउ किया है। और तमिलनाडु के वुमेन ने वहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर में काम करके तमिलनाडु के टेक्सटाइल और साथ साथ जो शूज सेक्टर है इसको, है ना, फुटवेयर सेक्टर है, इसको काफ़ी ऊपर लेके तमिलनाडु की वुमेन गई हैं। अब ये 4 लेबर कोड हैं जो मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ। फर्स्ट इज कोड ऑन वेजेस 2019, सेकंड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, थर्ड इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, फोर्थ इज ओएसएच कोड 2020, है ना। ये 4 कोड हैं। अब 4 कोड में बहुत सारे एक्ट, इसमें वेजेज में मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये सब कुछ वेजेज एक्ट में था। इसको सब मिला के एक कोड कर दिया गया, जिसमें सेंटर क्या करेगा, एक मिनिमम वेज डिसाइड करेगा, जिसको फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे, नीचे वेज एक डिसाइड करेगा, जिससे कम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को पैसा नहीं देगा। सारे इंप्लॉइज इसमें कवर किए जाएंगे, मिनिमम सैलरी इतना होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा, है ना। वर्कर्स को अगर स्ट्राइक करना है तो 14 डेज का मैंडेटरी नोटिस पीरियड देना होगा कि भाई आपको स्ट्राइक क्यों करना है। उस 14 डेज में कंपनी चाहे तो वर्कर्स की डिमांड फुलफिल कर सकती है और स्ट्राइक होने से बचा सकती है, क्योंकि स्ट्राइक होता है तो कंपनी का काफ़ी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। ठीक है, तो स्ट्राइक वर्कर्स अगर कर रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए ही कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक कॉज अगर फुलफिल हो जाए तो फिर स्ट्राइक होगा ही नहीं। कंपनी जो छोटी कंपनी है जहाँ पे 300 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे बिना गवर्नमेंट के परमिशन का भी वो कंपनी को, फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है, लोगों को फायर किया जा सकता है। पहले वो नंबर कितना था, सिर्फ 100 था। सोशल सिक्योरिटी की बात करो तो मैटरनिटी बेनिफिट हो जाता है, प्रोविडेंट फंड हो जाता है। ठीक है, अब इसका यूनिवर्सल कवरेज होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, गिग वर्कर्स को भी इनका फायदा मिलेगा। ओएसएच कोड, है ना, सीधे सीधे ऑपरेशनल सेफ्टी के रिलेटेड जो कोड है। वन लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स अक्रॉस इंडिया, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम करवाते हैं उनको एक लाइसेंस मिलेगा, है ना, मल्टीपल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्कर्स जहां भी एबव 40 होंगे उनका फ्री हेल्थ चेकअप्स कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, ये 4 लेबर कोड का फायदा, इकोनॉमी और ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाएगी। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर भी सोशल सिक्योरिटी के नेट में आ जाएंगे, उनको भी इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब मिलने लगेगा। जो भी चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क है इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से, न्यू इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनके हिसाब से उन सबको सीधे सीधे यहाँ काम मिलेगा। ठीक है, उन सबको इंश्योरेंस मिलेगा। जेंडर पेरिटी, जेंडर पेरिटी तो हो ही रहा है। वुमेन
के लिए नाइट शिफ्ट अगर आ गया कि वुमेन नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, तो वुमेन माइंस में नाइट शिफ्ट में काम करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का भी बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, बहुत सारा क्लियरेंस बिजनेसेस को नहीं लेना पड़ेगा, सिंगल लाइसेंस है ना, सिंगल रिटर्न, सिंगल डिजिटाइजेशन से काम हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज की जरूरत नहीं आएगी। पोर्टेबिलिटी, आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इंश्योर माइग्रेंट वर्कर डू नॉट लीज बेनिफिट व्हेन मूविंग इन स्टेट। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट वर्कर जाते हैं तो वर्कर्स का आधार से लिंक करके एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो उनका जो भी बेनिफिट्स होगा वो उनको मिलता रहेगा। बट इसमें चैलेंजेस भी है, छोटी कंपनियां जिसमें 300 से कम लोग काम करते हैं, कभी भी हायर कर सकती हैं, कभी भी फायर कर सकती हैं। राइट टू स्ट्राइक एक तरह से छीन ही लिया गया है, जब 14 डेज का नोटिस पीरियड देना होगा तो। फेडरल फ्रिक्शन, स्टेट रूल अलग बोल सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल अलग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये रूल्स को वो नोटिफाई नहीं करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लिख के दिया है। आगे वे फॉरवर्ड क्या है? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनमें कंसेंसस बिल्डिंग करना होगा। जो भी लेबर वेलफेयर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड यूनियन है, उनके जो ग्रीवियंसेज है उनको रिड्रेस करना पड़ेगा, स्टेट्स को कोऑर्डिनेशन कराना पड़ेगा। द सेंटर मस्ट हैंड होल्ड स्टेट टू इंश्योर यूनिफॉर्म रूल्स आर नोटिफाइड क्विकली, सो दैट कि यूनिफॉर्म रूल को क्विकली अप्लाई किया जाए। मैकेनिज्म, a dedicated tribunal to oversee the transition from the old 29 laws to the new 4 code। एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, वो लेबर कोड जो लेबर ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा, लेबर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट ये ट्रिब्यूनल में जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे लिटिगेशंस जाएंगे और ये लोग एड्रेस करेंगे। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको आप वेलफेयर से रिलेटेड मांग सकते हो, इसको आप स्कीम से रिलेटेड मान सकते हो, इसको एग्रीकल्चर में मान सकते हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब देखो ये पीडीएस ये टॉपिक लिया गया है आपको पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी अनाउंसेस मेजर डिजिटल अपग्रेड टू स्ट्रेंथन फूड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये मेजर डिजिटल अपग्रेड की बात यहाँ पे की जा रही है। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़, जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने लॉन्च किया बहुत सारे इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव्स के नाम आपको याद रखना है ना। इनिशिएटिव के नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, भंडारण 360, भंडारण, अन्न दर्पण, अन्न दर्पण, अन्न दर्पण आपको याद रखना है, भंडारण आपको याद रखना है, आशा आपको याद रखना है। ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जिससे कि पूरा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा पूरा स्टोरेज का सिस्टम है, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो लिंकेज है, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, वो पूरा प्रधानमंत्री गति शक्ति के विजन के साथ अलाइन हो जाए। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इंडिया में ऑलमोस्ट 66% जो लोग हैं उनको फूड ग्रेन दिलवाना बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, खासकर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ के जी सब्सिडाइज रेट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं, और भी इसेंशियल आइटम्स, जैसे पहले किरोसिन ऑयल हुआ करता था, ये सारे चीज़ें जो हैं फेयर प्राइस शॉप से दिलवाना। ठीक है, ये क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें फूड सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड खरीदती है फार्मर से, जिसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, और वही फूड यूज होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। 1960 से ही ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है। उस समय पे थोड़ा स्कैरसिटी हुआ करता था, आपको पता है 1960 जैसा टाइम था जब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन करना पड़ा, क्योंकि स्कैरसिटी फूड का बहुत था। 1992 से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीवैम्प किया गया, जहां तक फूड ग्रेन नहीं पहुंचता था, हिली एरियाज, ड्राउट एरियाज, तो वहां तक पहुंचाया गया। 1997 के बाद से पीडीएस को और ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की गई। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक्ट मतलब लॉ, लॉ मतलब राइट, वो लोगों को राइट देता है, इंडिया के 67% पॉपुलेशन को राइट देता है कि आपको फूड ग्रेन मिलना चाहिए, 5 kg फूड ग्रेन पर मंथ, बहुत ही सब्सिडाइज, बहुत ही फेयर प्राइस रेट पे मिलना चाहिए, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ kg पे मिलना चाहिए, है ना। जब आप गेहूं खरीदोगे, वीट, राइस और मिलेट्स के लिए अलग अलग प्राइसेस डिसाइड की गई हैं। अब आते हैं PMGKY, ये क्या बोलता है? PMGKY 2023 से जो चल रहा है, द इंटीग्रेशन फेज बाय मेकिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड ग्रेन्स फ्री and merging it with the pandemic era relief scheme, the government has centralized
फाइनेंशियल बर्डन टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज किया गया है कि फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, कि यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, 67% पॉपुलेशन को कवर करने की बात यहाँ पे होती है, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन होगी और 50% अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो बहुत पुअर बेनिफिशियरी होंगे, उनको 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ अन्न दिया जाएगा, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो बाकी लोग होंगे पर पर्सन, उनको 5 kg पर मंथ उनको क्या दिया जाएगा, अन्न, फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। राइस 3 रुपीज़ kg, वीट 2 रुपीज़ और कुआर्स ग्रेन, मोटा अनाज 1 रुपीज़ kg दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा रहा था, कोविड से फ्री ऑफ कॉस्ट देना स्टार्ट हुआ था, जो 2028 तक दिया जाएगा। अबाउट द डिजिटल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन पीडीएस, डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है, भंडारा, भंडारा 360, क्लाउड बेस्ड, है ना, क्लाउड होता है ना, जैसे आपका डेटा स्टोर कर देते हो कई बार, क्लाउड बेस्ड वेयर हाउस का मैनेजमेंट होगा। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे फूड ग्रेन स्टोरेज है, वहाँ पे उसका मैनेजमेंट और रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। स्मार्ट एग्जिम, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेयर हाउस बनाया जाएगा डिजिटल सिस्टम के साथ इन्हेंस करके। अन्न दर्पण, अन्न दर्पण भी क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम है, जो फूड ग्रेन का मूवमेंट है ना, एक फूड ग्रेन कहाँ से खरीदा गया, कहाँ पे भेजा गया, कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया और लोगों तो कैसे पहुंचा, ये पूरा पूरा जो मैनेजमेंट है, पूरा पूरा इंड टू इंड विजिबिलिटी रखेगा अन्न दर्पण। आशा का फुल फॉर्म क्या है, एआई सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक ऑटोमेशन। आशा इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन developed to automate decision making, improve forecasting, and strengthen accountability in food supply chains. Asha will take feedback from beneficiary under the public distribution system and direct officials to take action on grievance expeditiously. Modern silo facility at Mall Out, Gujarat. The silo facility is the state-of-the-art storage infrastructure supporting scientific grain handling and long-term preservation. Silo मतलब क्या होता है, silos, बड़ा बड़ा ऐसे फूड ग्रेन को ऐसे स्टोर करने का फैसिलिटी मॉल आउट गुजरात में लगाया गया है। टॉपिक नंबर 3, कॉमेट 3i एटलस। व्हाट इज कॉमेट 3i एटलस? नासा रिलीजेस न्यू इमेजेस ऑफ कॉमेट 3i एटलस। ठीक है, व्हाट आर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स? इंटरस्टेलर मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जो आपके सिस्टम से बाहर के ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। गैलेक्सी में ऑब्जेक्ट्स फैले हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बाहर के हैं, है ना, किसी भी स्टार के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट बाउंड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी स्टार, ऑब्जेक्ट्स दैट आर not bound by the gravitational field of any star, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सन के अराउंड अगर अर्थ वगैरह है, तो ये सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड है, तो ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे कॉमेट्स ऐसे हैं, कॉमेट्स जो आईसी होते हैं, है ना, जो कि इंटरस्टेलर बोले जाते हैं। मूवी भी आई है इंटरस्टेलर बोल के, आपने देखा होगा। NASA has released high resolution image of comet 3i Atlas, which is only the third confirmed interstellar object ever detected by humanity। सिर्फ थर्ड है ना, थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। कॉमेट क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, आइस, डस्ट और रॉक से मिलकर बना है, जो सन्स वगैरह के अराउंड ऑर्बिट करता है। When a comet gets close to the sun, the ice sublimates, ice sublimate होके किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, creating a growing atmosphere called a coma and a visible tail that stretches millions of miles away from the sun। तो ये होता क्या है, आईसी होता है। अब आइस और वहां पे प्रेशर है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं, प्रेशर है नहीं, आइस सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे टेल जैसा गैस छोड़ते हुए दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, celestial body that is not gravitationally bound to a star, it travels through interstellar space and occasionally passes through a solar system। origin कहाँ पे है, मे बी किसी स्टार सिस्टम से ही कोलिजन होके या कुछ टकरा के इसका ओरिजिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का होता है।
अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, जैसे मान लो जैसे ये रहा सन। सन के अराउंड हमारा अर्थ कैसे मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, पूरा बाउंड होता है, ये इलिप्टिकल मतलब अंडे जैसा ऑर्बिट। ठीक है, सन के बहुत क्लोज आता है और फिर दूर भी जाता है। क्लोज आता है, पास आता है, पास आता है उसको बोलते हैं पेरीहिलोन, और दूर जाता है उसको बोलते हैं एपीहिलोन। सबसे दूर वाला पॉइंट को एपीहिलोन, सबसे पास वाले पॉइंट को पेरीहिलोन। तो सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है। जैसे कि सन के अराउंड हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से ऑर्बिट में मूव करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सन के अराउंड जो हमारा अर्थ के अराउंड जो मून है वो ऑलमोस्ट कौन से ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, हाइपरबोलिक ऑर्बिट क्या होता है, ऐसा ऐसा डायग्राम अगर है तो हाइपरबोला बोलते हैं। तो कॉमेट्स कुछ ऐसे होते हैं, मान लो ये सन रहा है। ठीक है, तो कॉमेट्स दूर से आते हैं। अब दूर से आ रहे होते हैं और सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से थोड़ा थोड़ा सन की तरफ घूमते जाते हैं, लेकिन वापस उनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दूर वापस निकल जाते हैं। ठीक है, वापस ये घूम के वापस चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, वापस वो ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से दूर निकल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक ऑर्बिट या पैराबोलिक ऑर्बिट। ठीक है, हाइपरबोला पैराबोला में थोड़ा डिफरेंस रहता है। दीज ऑब्जेक्ट्स मूव इन एन ओपन कर्व, ओपन कर्व में मूव करते हैं। पास तो आते हैं सन के, लेकिन दूर में बहुत दूर चले जाते हैं, तो कोई एपिहिलोन नहीं होता है। द इंटर द सिस्टम स्विंग बाई द सन, सन जो भी स्टार है उसको सन बोल रहे हैं हम लोग, एंड लीव फॉर एवर। वाई डू दी एस्केप, देयर काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होता है सन का ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी से, सो दैट कि सन के अराउंड वो बाइंड हो में। द सन ट्राइज टू स्लो देम डाउन, बट सन उनको कैप्चर नहीं कर पाता, वो दूर बहुत तेज आते हैं और फटाफट ऐसे घूम के निकल जाते हैं। तो इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है, अनलाइक लोकल कॉमेट्स विच हैव ऑर्बिट the sun for billions of years and been altered by the solar radiation, interstellar objects carry pristine material from other star system. Studying them is like getting a free sample of an alien galaxy without leaving home. Planetary formation theories क्या बोलती हैं, by analyzing their chemical composition, spectra, scientists can understand if other solar system have the same building blocks, कार्बन वाटर etc as ours. तो 3i Atlas क्या है, अगेन 3i Atlas is a hyperbolically orbiting interstellar object, meaning it originated from outside our solar system and travels at a speed too fast to be gravitationally bound by the sun. कब स्पॉट हुआ था, 1 जुलाई को स्पॉट हुआ था बाई द एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसका नाम क्या है, एटलस। और ये टेलीस्कोप कहाँ लोकेटेड है, चिली में, ये जरूर आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये टेलीस्कोप जो है एटलस क्या है, टेलीस्कोप है, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, और कहाँ पे लोकेटेड है, चिली में। ठीक है, अदर डिस्कवरी इसके पहले क्या हुआ है, ओ मामा का हुआ है, और 2i बोरिसोव का डिस्कवरी हुआ है। अभी 3i का डिस्कवरी हुआ है, और किसने किया है, एटलस ने, जो कहाँ लोकेटेड है, आई अगेन चिली में। ये सिटी भी आप याद कर लो, रियो हुरथाडो, क्या पता है कि यही सिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाए। अब देखो ये आज के जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ा है उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन है, पॉज करो आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन पॉज करो आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन पॉज करो आंसर बताओ। कल का जो एक क्वेश्चन था सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के ऊपर, ये रहा उसका आंसर। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।